नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान का एक बेहद इंपोर्टेंट भाग लेकर के नहीं आए हैं और हम प्रवेश करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1। और भाग 1 में जो आता है वो आता है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, और संघ व उसके राज्य क्षेत्र जो है वो कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद संख्या 1 से 4 के बीच में जो आता है संघ व उसका क्या आता है? राज्य क्षेत्र। मित्रों देखो यहाँ पर है, पहले तो आप समझें कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनना है। यहीं पर ही तो एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, भाग 1 में क्या निहित है? तो भाग 1 में क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 किन अनुच्छेदों में आता है? तो अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक भाग 1 आता है। मित्रों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनने हैं हम यहाँ पर विस्तृत जानकारियां लेने वाले हैं। मित्रों हम हमारी क्लास को शुरू करें, आप हमारे चैनल से जुड़ें और जो अपने साथी हैं, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके पास भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी ये जानकारियां मिलती रहें। क्योंकि भारतीय संविधान का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हम लेकर के नहीं आपके लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मित्रों अब हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 1। देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। जो अनुच्छेद 1 है वो कहता क्या है? तो आप देखें अनुच्छेद 1 क्या कहता है। संघ, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। देखो अनुच्छेद 1 में क्या आया है? संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। इसका अर्थ होता है कि इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। अब हम इसकी बात करें संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ये दो बात आती हैं। इसमें कितनी बातें आती हैं? 2 बातें आती हैं। 2 बातें आती हैं। ये 2 बातों को स्पष्ट करता है। अब कौन कौन सी वो 2 बातें हैं वो देखते हैं हम। पहले की यदि हम बात करें नंबर 1, तो नंबर 1 में जो आता है वो आता है संघ का नाम। संघ का नाम, संघ का नाम। अब मित्रों जो हमारा जो संघ है उसका नाम क्या है? तो यहां पर हम बात करें, जो हमारी संविधान सभा थी उसने 2 नामों का जिक्र किया, कोई ज्यादा विवाद नहीं चला। और पुराना जो नाम था एक तो रखा था इंडिया, पहला जो नाम था वो था भारत, जो प्राचीन नाम है। जबकि नवीन जो नाम था, आधुनिक नाम, वो क्या रखा था? इंडिया। ये 2 नाम मिलते हैं। यानी भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत भारत को कितने नामों से जाना गया है? 2 नामों से। पहला है भारत और दूसरा क्या है? इंडिया। इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। पहली बात ये। दूसरी बात की बात करें राज पद्धति। राज पद्धति, राज पद्धति यानी भारत की जो राज पद्धति है वो किस प्रकार की है? भारत की जो राज पद्धति है वो किस प्रकार की है उसके ऊपर भी हम जिक्र करें। तो देखें यहां पर पहली जो राज पद्धति की बात करें, पहली है भारत संघ। जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ, भारतीय संघ, भारतीय संघ, जो भारतीय संघ है वो राज्यों का, भारतीय संघ राज्यों का एक राज्यों का एक संघ होगा। या भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में है। मित्रों ये लाइन आप थोड़ा सा समझे यहाँ पे कि देखो पहली बात तो क्या आती है संघ का नाम व राज्य क्षेत्र में, कि संघ का नाम 2 है। कितने नामों से जाना गया है? 2। पहला है भारत, दूसरा क्या है? इंडिया। राज्य पद्धति किस प्रकार की होगी? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात है
कि जो भारतीय जो संघ है, भारत जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे हम बात करें जो अमेरिका जो संघ है, अमेरिका जो देश है, अमेरिका राज्यों के समझौते का परिणाम है। वहां पर राज्यों ने समझौता किया, जो 50 राज्य उन्होंने समझौता किया और तब जाकर अमेरिका। लेकिन हम हमारे भारत देश की बात करें तो जो भारत जो देश है, जो भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ये समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिका समझौते का परिणाम है। मित्रों यहां पर हम दूसरी बात और लेते हैं। दूसरी बात की यदि हम जिक्र करें, देखो दूसरी बात में क्या आ रही है वो भी समझो आप हल्का सा। दूसरी बात, पहली तो वो वाली थी, ये पहली है और ये दूसरी है कि जो राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। जो राज्य हैं वो संघ से विभक्त नहीं हो सकते। जो हमारा जो संघ है उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसमें दो बातें आई हैं। देखिए आप वापस देखें, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम व राज्य क्षेत्र है। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। इसमें दो बातें स्पष्ट हुई हैं। एक तो संघ का नाम आपको याद हो जाना चाहिए कि संघ का जो नाम है वो क्या है? भारत अर्थात है इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को दो नामों से जाना गया है, एक भारत है, दूसरा इंडिया है। कहीं पर हिंदुस्तान नहीं मिलेगा, कहीं पर जम्मूदीप, जगत गुरु, सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह ऐसे कोई नाम नहीं मिलेंगे। आपको दो नाम याद रखने हैं, भारत अर्थात है इंडिया। अब बात करें राज्य पद्धति, तो राज्य पद्धति क्या कहती है? भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में होता है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो राज्य हैं उनको संघ से विभक्त होने का अधिकार भी नहीं है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार भी भारत के अंतर्गत नहीं है। यहां पर बेहद एक इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है उसे आप थोड़ा सा और समझो कि भारत का जो संविधान है, भारत का क्या संविधान है, भारत में यदि हम बात करें तो एक फेडरल शब्द है। फेडरल ये शब्द जो अमेरिका में है, ये कहां पर है? अमेरिका में। तो भारत में फेडरल शब्द की जगह यूनियन शब्द मिलता है। यूनियन शब्द मिलता है। तो ध्यान रखना, भारत में कौन सा शब्द मिलता है? यूनियन। यानी संघ के लिए किसका प्रयोग हुआ है? यूनियन का। जो राज्यों का जो संघ है उसके लिए किसका प्रयोग हुआ है? यूनियन का प्रयोग हुआ है भारत के अंतर्गत। जबकि अमेरिका में शब्द क्या मिलता है? फेडरल। तो क्वेश्चन आए कि भारत में फेडरल शब्द की जगह कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? यूनियन शब्द का उल्लेख मिलता है। फेडरल शब्द कहां पर मिलता है? अमेरिका में। मित्रों हमारा पहला अनुच्छेद पूरा होता है। हमारा कौन सा अनुच्छेद पूरा हुआ है? पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद को आप समझें कि पहले अनुच्छेद में संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। तो मित्रों अपन जो बात की है वो अपन ने बात की है अनुच्छेद संख्या 1 की। अनुच्छेद 1 में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं उनके ऊपर अपन जानकारियां ले रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 में जो लिख रहा है वो लिख रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में जो बातें लिखी गई हैं वो लिख रहा है संघ का नाम व राज्य क्षेत्र है। इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। संघ के नाम की बात करें, दो नाम मिलते हैं, एक भारत और दूसरा क्या मिलता है? इंडिया मिलता है। दूसरी बात इसमें आती है राज्य पद्धति, कि राज्य पद्धति किस प्रकार की है। तो हम कह रहे हैं भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का भी अधिकार नहीं है। भारत में जो राज्य हैं वो संघ है, संघ से विभक्त होने का उनको अधिकार नहीं है। वो संघ से विभक्त यानी अलग नहीं हो सकते। जो अगली जो बेहद ही इंपॉर्टेंट बात है हमने बताई है आपको, वो ये है कि भारत में फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। फेडरल शब्द का उल्लेख अमेरिका में है, जबकि भारत में फेडरल शब्द की जगह कौन सा शब्द मिलता है? यूनियन शब्द मिलता है। अब आगे चलें हम, देखो आगे क्या कही गई है। तो आगे हम चलें और हम अगला जो अनुच्छेद पढ़ें वो अनुच्छेद है 2।
कौन सा अनुच्छेद है? दूसरा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है ये देखो आप, अनुच्छेद 2 में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद जो दो में जो लिख रहा है वो लिख रहा है नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा करेगी, संसद विधि द्वारा करेगी। ठीक है, देखो समझो बात को कि अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि जो भारत जो देश है, भारत जो संघ है, उसमें जो नए राज्यों को जो प्रवेश दिया जाएगा, जो नए राज्यों को प्रवेश या नए राज्यों की जो स्थापना की जाएगी, उसे उस काम को कौन करेगी? संसद विधि यानी कानून, संसद विधि बनाकर यानी कानून बनाकर करेगी। ये बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिख रही है? 2 में लिख रही है। मित्रों मैं आपको हल्का से एक इसके अंतर्गत एक क्लोज आया, अनुच्छेद संख्या 2 के, और देखो यहां पर क्या आया कि 36वां संविधान संशोधन आया, और 36वां संविधान संशोधन 1976 में आया। 36वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। और यहां पर जो सिक्किम है, यहां पर क्या है? सिक्किम जो राज्य है, इसको भारत का पूर्ण राज्य का क्या दिया गया है? दर्जा। अच्छा मित्रों थोड़ा सा आप समझना, हम यहां पर क्या कह रहे हैं? नए राज्यों को संघ में जो प्रवेश देती है वो संसद विधि द्वारा देती है। अनुच्छेद 2 में ये बात लिखी गई है। लेकिन देखिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं? 2 के यहां पर एक 36वां संविधान संशोधन 1976 होता है और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ, जबकि यहां पर संविधान संशोधन का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। यहां पर ये हो रहा है संसद विधि के द्वारा ऐसा करेगी। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? 2 में। आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो नए राज्य हैं उनको संघ में प्रवेश या उनकी जो स्थापना करेगी वो कौन करेगी? संसद करेगी। और संसद किस प्रकार करेगी? विधि के द्वारा करेगी, अर्थात संसद कानून बनाकर करेगी। अनुच्छेद 2 के क्लोज जो आया ये 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अब हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए। कितने आर्टिकल पढ़ लिए? 2, 1 और 2। दोनों को आप समझें कि अनुच्छेद 1 में तो क्या था? संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया, और उसके राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आई। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये लिखा गया, स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसद विधि के द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश या क्या करेगी? उनकी स्थापना करेगी। मित्रों आपके पास अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 3 है। देखो अनुच्छेद 3 में क्या लिख रहा है। अनुच्छेद 3 देखो, अनुच्छेद 3 में बातें लिखी गई हैं, उन सभी बातों को आपको समझना है। संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा देखो संसद कानून बना करके नहीं क्या करेगी वो देखें आप। पहली बात लिखी हुई है इसके अंतर्गत है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण है। ये पहली बात लिखी है कि संसद को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या उनके राज्य क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का क्या कर सकते हैं? निर्माण। मान लीजिए संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद ये कोई अधिकार है, संसद कानून बनाकर इस प्रकार करे कि कोई राज्य है उसका एक भूभाग ले ले, किसी राज्य के भूभाग और 2 राज्यों के भूभागों को मिलाकर एक राज्य बना दे। 2 राज्यों को मिलाकर के नहीं क्या बना दे? एक राज्य का निर्माण कर दे। अच्छा आगे हम बात करें नंबर 2 की, यदि हम बात करें संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे,
क्षेत्र बढ़ा दे। तीसरी बात है किसी राज्य का क्षेत्र घटा दे। चौथी बात है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दे। और नंबर 5 है राज्यों के नामों में परिवर्तन कर दे। देखो यहां पर देखो ये बातें लिखी गई हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या उनके क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर दे। दूसरी बात है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे। मान लीजिए राजस्थान का कोई हिस्सा किसी दूसरे राज्य को दे दे तो उसका क्षेत्र बढ़ जाए, हमारा क्षेत्र घट जाए। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दे। कोई राज्य है उसके क्षेत्र को घटा दे। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दे और राज्यों के नामों में भी क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। ये सभी जो काम करती है इन सभी कामों को कौन करेगी, संसद करेगी। इन सभी कामों को कौन करती है, संसद करती है। अब ये सभी काम संसद करती तो है, लेकिन देखो बात क्या कही जा रही है। ये सभी कार्य राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में पेश किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी काम तभी होंगे जब इनको पहले राष्ट्रपति क्या करे, मंजूरी दे। यानी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही ये संसद में ये बातें प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद देखो क्या होता है। अब मान लीजिए हमने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर दे, किसी का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी का क्षेत्र घटा दे, किसी की सीमाओं में परिवर्तन कर दे, या किसी के नाम में क्या कर दे, किसी राज्य के नाम में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। ये सभी जो काम है ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से संसद में पेश किए जाएंगे। ठीक है, यहां तक की बातें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ाएं इस कॉन्सेप्ट को। अब मान लीजिए अब कोई राज्य है, उन राज्यों को मिलाकर एक राज्य बन रहा है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ रहा है, किसी राज्य का क्षेत्र कम हो रहा है, किसी की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, किसी राज्य का नाम बदल रहा है। तो क्या जो संसद है या हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, ये काम करने के लिए इन बातों की सूचना, इनके बारे में जानकारी, परामर्श क्या राज्य की विधानमंडल से लेंगे? हाँ बिल्कुल, वो राज्य की विधानमंडल से ऐसा परामर्श ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। मान लीजिए राज्य की विधानमंडल है, उन्होंने परामर्श से मना कर दिया, तो राष्ट्रपति या जो संसद है वो बाध्य नहीं है मानने के लिए। मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, यानी यहां पर उनका कोई विशेष महत्व है नहीं है। यानी विधानमंडल की मंजूरी के बिना भी ये सारे ही काम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कौन से अनुच्छेद होता है, 3। देखें आप वापिस देखें अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 ये कहता है संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का क्या कर सकेगी, निर्माण। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये सभी काम संसद जो करेगी किसकी पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही तभी किए जाएंगे जब संसद में क्या किया जाए, पेश किए जाएं। राष्ट्रपति या संसद इन बात की जानकारी, इनके ऊपर परामर्श जिस राज्य में ऐसा परिवर्तन होता है उस राज्य की विधानसभा से ले सकते हैं, लेकिन वो परामर्श दे या ना दे इस बात से कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये सभी काम संसद इनको स्वयं ही कर सकती है। हमने 3 आर्टिकल पढ़े हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अब एक बेहद ही इंपोर्टेंट एक अनुच्छेद आ रहा है और आर्टिकल संख्या 4। कौन सा अनुच्छेद आ रहा है, अनुच्छेद संख्या 4। देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 क्या रहा है, देखो आप समझो। अनुच्छेद 2 में कहा है संसद विधि के द्वारा नए राज्यों को संघ में क्या दे सकते, प्रवेश। इन बाहरी राज्यों को संघ में प्रवेश दे।
और अनुच्छेद 3 में कहा है संसद विधि के द्वारा दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दे, एक राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी का क्षेत्र घटा दे, किसी की सीमा में परिवर्तन कर दे, उनके नामों में परिवर्तन कर दे। सभी काम कौन कर रही थी? संसद। अब आप देखो अनुच्छेद 4 कह क्या रहा है? अनुच्छेद 4 ये कह रहा है अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं, परिवर्तन संसद करती है। कौन करती है? संसद। परिवर्तन कौन करती है? संसद करती है। ये जो 2 और 3 में जो भी काम किए जाते हैं ये अनुच्छेद संख्या 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप 2 और 3 में कोई परिवर्तन हो रहे हैं तो वो जो परिवर्तन है वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। वो संवैधानिक संशोधन नहीं है, ये काम केवल कौन करती है? संसद करती है। मित्रों आप ये देखना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 368 कि संविधान में संशोधन होता है। संविधान में संशोधन होगा, लेकिन 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में जो नए राज्यों को संघ में प्रवेश, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दे, किसी का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी की सीमाओं में परिवर्तन कर दे, किसी के नाम में परिवर्तन कर दे, ये सभी काम जो अनुच्छेद 2 और 3 में किए जाएंगे ये 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये काम केवल और केवल कौन करती है? संसद करती है। अब मित्रों एक बात यहां पर हम ये भी देखते हैं कि संसद भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है। देखो मित्रों अब आप बताओ, जब आप सोचो कि 2 में नए राज्यों का प्रवेश दे देती है संसद, 3 में 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना देती है, किसी का क्षेत्र बढ़ा देती है, किसी का क्षेत्र घटा देती है, सीमाओं में परिवर्तन कर देती है और यहां तक कि नाम में भी परिवर्तन संसद कर देती है, तो क्या भारत की संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दे? मित्रों यदि हाल ही की मैं घटना आपको बताऊं कि 2014 के अंतर्गत भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र लिया, तो क्या भारत ने जो वो क्षेत्र दिया ये काम क्या संसद ने किया? नहीं किया। ये काम संसद का नहीं है, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को देने का काम संसद नहीं कर सकती। यानी कि भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को संसद नहीं दे सकती। यानी ये जो काम किया जाएगा ये काम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाएगा। कौन से संविधान के अंतर्गत? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही हम कर सकते हैं। अर्थात बांग्लादेश को जो क्षेत्र हमने 2014 में दिया वो संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दिया था। ठीक है मित्रों, यहां तक की बात है। अब बात यह है कि ये बात आई कब थी? तो ये जो बात आई थी बेरूवाड़ीवाद, और बेरूवाड़ीवाद आया था 1960 है, जो पश्चिम बंगाल से क्या रखता था? ताल्लुक रखता था। इसके तहत हमने बेरूवाड़ी जो वाद था वो किसको दिया था? बांग्लादेश को दिया था। सॉरी, पाकिस्तान जो उस समय हुआ करता था उसके अंतर्गत आया था। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 4 पढ़ा। अनुच्छेद 4 ये कहता है 2 और 3 में जो परिवर्तन करती है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन करती है वो संसद करती है। वो 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। और इसके अंतर्गत ये भी लिखा है कि भारत की जो संसद है, संसद किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। और ये जो फैसला दिया था ये सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवाड़ीवाद 1960 के अंतर्गत दिया है। और ऐसा यदि कोई कार्य किया जाएगा, भारत का यदि कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन माना जाएगा। अब मित्रों हमने आपको 4 अनुच्छेद पढ़े, भाग 1 पूरा पढ़ा। अनुच्छेद 1 संघ का नाम, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक है संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में प्रवेश। अनुच्छेद 3
संसद विधि के द्वारा किसी का क्षेत्र बढ़ाएगी, किसी का क्षेत्र घटाएगी, नामों में परिवर्तन करेगी, ठीक है, ये काम संसद करेगी। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो संसद करेगी। 368 कहते हैं संवैधानिक संशोधन नहीं है, भारत के किसी भी क्षेत्र को संसद किसी दूसरे क्षेत्र देश को नहीं देगी। ये मामला बेरुवाड़ी वाद 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ये अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन माना जाएगा। आज जितने भी जो अनुच्छेद थे भाग 1 में उनके ऊपर जिक्र किया था, यानी भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अब मित्रों हमारी जो क्लास का बेहद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर हम ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ते हैं और हम उनके ऊपर जिक्र करने वाले हैं यहां पर। तो हम पढ़ेंगे भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग व समितियां। ठीक है, बहुत ही अच्छा भाग है हमारा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां से निकलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित प्रमुख आयोग और समितियां, यानी राज्य पुनर्गठन किस प्रकार होते हैं उनके ऊपर हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो देखते हैं हम, देखिए भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, या हम इसी को जो कहते हैं वो कहते हैं धर आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, या इसी को हम क्या कहते हैं, धर आयोग। तो इनके ऊपर जिक्र करने हैं हमको, भाषाई प्रांत आयोग या धर आयोग। तो मित्रों बात यह है कि भाषाई जो प्रांत आयोग है या धर आयोग है, इसका जो गठन हो रहा है, गठन हो रहा है जून 1948 में, जून 1948 में। ये अपने रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देगा ये दिसंबर 1948 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग का गठन होता है जून 1948 में। और ये अपनी सिफारिश जो दे रहा है, रिपोर्ट जो दे रहा है, कब दे रहा है, दिसंबर 1948 में। इसने जो सिफारिशें की हैं वो 2 बातों की सिफारिश करता है, ये सिफारिश। तो इसने जो सिफारिश की हैं, कितनी सिफारिश की हैं, 2 सिफारिश की हैं। देखिए पहली क्या है, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जबकि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, होना चाहिए। ये 2 बातें कही थी इसने। यानी जो एस के धर आयोग है, एस के धर आयोग जो है, या धर आयोग या भाषाई प्रांत आयोग, इसका गठन हो रहा है जून 1948 में, रिपोर्ट दे रहा है दिसंबर 1948 में। अध्यक्ष इसके थे एस के धर, और ये अपनी जो सिफारिश में देखो क्या कह रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। और दूसरी जो बात कही, इन्होंने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये बातें जो आई ये भाषाई प्रांत आयोग के अंतर्गत आई। अब हम जो अगला पढ़ें वो देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अगली एक समिति आ रही है और वो है जेवीपी समिति। कौन सी समिति आ रही है, जेवीपी समिति। देखते हैं जेवीपी समिति क्या कहती है। भाई ये तो था धर आयोग,
कौन सा आयोग है? धर आयोग। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भाषाई प्रांत समिति। ध्यान देना, वो आयोग है और ये क्या है? समिति है। इसी को हम कहते हैं जेवीपी समिति। कौन सी समिति है? जेवीपी समिति। अब बात करें इसके अध्यक्ष कौन कौन हुआ करते थे, तो 3 अध्यक्ष थे इसमें। सॉरी, कितने सदस्य थे? 3। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, कितने सदस्य थे इसके? 3। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। यानी भाषाई प्रांत समिति है जेवीपी समिति। भाषाई प्रांत समिति है जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद करना, देखो ध्यान देना, ये समिति है और इससे पहले वो आयोग था, वो धर आयोग, वो भाषाई प्रांत आयोग था, ये भाषाई प्रांत समिति है। भाषाई प्रांत समिति जेवीपी समिति कहो इसे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अब हम बात करें इसका गठन। इसका क्या हो रहा है? गठन। तो इसका जो गठन हो रहा है ये हो रहा है दिसंबर 1948 में। और ये अपने रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट जो दे रहा है वो दे रहा है 1949 में। अपने रिपोर्ट कब दे दी है इसने? 1949 में। और ये इसने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को, जो मांग है उसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। देखिए मित्रों, तो ये जो बातें हैं बड़ी अच्छी बातें हैं भाषाई प्रांत समिति की। भाषाई प्रांत समिति या जेवीपी समिति, भाषाई प्रांत समिति या जेवीपी समिति की यदि हम बात करें तो इसमें 3 सदस्य हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। गठन हो रहा है दिसंबर 1948 में, रिपोर्ट दे रहा है 1949 में। और इसने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, राज्य पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। देखो, धर आयोग ने भी अस्वीकार किया भाषा के आधार पर, और इस जेवीपी समिति ने भी अस्वीकार किया भाषा के आधार पर। उसमें एस के धर की अध्यक्षता में था। यहां पर ये 3 सदस्य हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा मित्रों, हमने 2 आयोग पढ़े और अब देखो हुआ क्या। जैसे ये जो जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, तो अब पूरे देश में यानी कि कुछ स्थानों पर और हमारे देश की ऐसी मजबूरी बनी कि हमको भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा। हमको भाषा के आधार पर एक राज्य का क्या करना पड़ता है? गठन करना पड़ता है। यानी आपने कभी नाम सुना हो पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की। कितने दिन? 56 दिन भूख हड़ताल करते हैं, भूखे हड़ताल। और भूख हड़ताल करते समय इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। यानी पोट्टी श्री रामल्लू ने भूख हड़ताल की 56 दिन तक और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी दिसंबर 1952 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मजबूर होकर भारत यानी जो मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषियों के लिए, तेलुगु भाषा भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन अक्टूबर 1953 में करना पड़ा। ठीक है मित्रों, अब आप देखें यहां पर पूरी बात को समझना कि जैसे जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो जो पोट्टी श्री रामल्लू हैं
उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और 56 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल करते हुए उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु दिसंबर 1952 में। और मजबूर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि इस प्रकार जो मद्रास प्रांत है उसमें तेलुगु भाषियों के लिए अलग से एक राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953। तो ये आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बना है, भाषा के आधार पर। ध्यान देना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, अक्टूबर 1953 में है। कौन से प्रांत से विभाजित हुआ? मद्रास प्रांत से विभाजित हुआ। कौन सी भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए। ये पूरी की पूरी विवरण आपको मिला कि पोट्टी श्रीरामल्लु ने भूख हड़ताल की, कितने दिन की मृत्यु के बाद, कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु होती है, 56 दिन, दिसंबर 1952। और इसी आधार पर मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य। और कब हो रहा है? अक्टूबर 1953 में। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब जो अगला आयोग आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो रहा है 1953 में, दिसंबर 1953। और ये अपने रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट देगा 1955। इसी को कहा जाता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली और इसके 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 3। पहला है फजल अली, दूसरा है के एम पणिक्कर और तीसरे हैं एच एन कुंजरू। ठीक है, 3 सदस्य हुआ करते थे। ये इसके क्या थे? अध्यक्ष। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग में कितने सदस्य हुआ करते थे? 3। पहला कौन है? फजल अली, दूसरा कौन है? के एम पणिक्कर, तीसरा कौन है? एच एन कुंजरू। इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हो रहा है? गठन हो रहा है 1953 में, जबकि रिपोर्ट कब दे रहा है? 1955 में। अब आप देखिए मित्रों, यहां पर कितनी अच्छी बातें आ रही हैं। तो जब ये रिपोर्ट दे रहा है तो ये रिपोर्ट में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की जो सिफारिश है, सिफारिश को स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। देखो ध्यान देना कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की जो मांग थी उसको स्वीकार किसने किया? राज्य पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कौन से आयोग ने किया है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, समझो आप वापस से कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो रहा है, गठन 1953 में, रिपोर्ट दे रहा है 1955 में। और इसने ये स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना, इसने एक बात का स्पष्ट रूप से मना किया, एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा को इसने अस्वीकार कर दिया। यानी एक राज्य में एक भाषा, यानी एक राज्य की एक भाषा नहीं होगी। राजस्थान की राजस्थानी भाषा नहीं होगी, मद्रास जो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र है उसकी मराठी नहीं होगी, गुजरात की गुजराती नहीं होगी। यानी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया।
हालांकि इन्होंने यहां पर यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन होगा, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया। ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन 1953, रिपोर्ट 1955, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसी को कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसमें फजल अली अध्यक्ष हैं, केम पणिंकर सदस्य हैं, एच.एन. कुंजरू इसके क्या है सदस्य हैं। देखिए मित्रों, जो भी आयोग थे हमने सभी के ऊपर विस्तृत जानकारियां ली। पहला आया था धर आयोग, दूसरा आया था जेवीपी समिति, और तीसरा जो आया वो कौन सा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ 1953 में, रिपोर्ट दे रहा है 1955 में। 3 सदस्य हैं, फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, एच.एन. कुंजरू, के.एन. पणिक्कर, और भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया। अब देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये 1956 में। राज्य देखो एक तो है राज्य पुनर्गठन आयोग, एक तो क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये क्या है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखो जब आयोग का क्वेश्चन करे तो फजल अली आयोग है और अधिनियम एक अलग है। अधिनियम 1956 में है, जबकि फजल अली आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो रहा है 1953 में, रिपोर्ट दे रहा है 1955 में। अब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, और ये आया है सातवां संविधान संशोधन जो हो रहा है 1956 में। संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1956 में। और इसके अंतर्गत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 6 थे। वर्तमान की यदि हम बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मित्रों ये हमारी जो क्लास थी एक भाग एक की थी संघ व उसके राज्य क्षेत्र की, जबकि इसी से संबंधित आई थी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग व समितियां। आयोग में हमने 2 आयोग पढ़े हैं, एक समिति पढ़ी है, एक आयोग धर आयोग, एक समिति जेवीपी समिति, तीसरा था राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। सभी के ऊपर हमने विस्तृत जानकारियां ली थी। हमारी जो क्लास है आपको किस प्रकार की लग रही है आप कमेंट करें, और अपने साथियों को भी हमारी क्लास को शेयर करते चलें, ताकि उनको भी संविधान का एक बेहद इंपॉर्टेंट जो हमारा भाग चल रहा है उसके बारे में जानकारियां मिलती रही हैं। हमारी क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।